आज हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ रोचक भी है। इसमें कई नई जानकारी आपको मिलेगी। तो बाल गंगाधर तिलक से विभिन्न परीक्षाओं में सवाल आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनके योगदान भारतीय इतिहास में ऐसे हैं कि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप के और सब्जेक्टिव टाइप के दोनों क्वेश्चन कर सकेंगे। तो राजद्रोह के इन्हें क्या माना जाता है? भारत राजद्रोह के सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक, भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक, भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य के नाम से इन्हें आज भी याद किया जाता है। एक अच्छे पत्रकार भी थे, अच्छे पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक। ये अपने कार्यों से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से भारत में लोगों में जागरूकता पैदा की। वो जागरूकता कैसी थी? आप देखिए, कांग्रेस के लोग अन्य विनय, कांग्रेस जब बनी थी, अन्य विनय की राजनीति पर विश्वास करते थे, भिक्षावृत्ति की राजनीति पर विश्वास करते थे। लेकिन जब इन्होंने लिखा, तिलक ने, मराठा और केसरी में, साप्ताहिक पत्र इनका था, आगे चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के लोगों में भी एक पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात रखने में, विश्वास के साथ अपनी बात रखने में वो सक्सेस हुए। आप देखिए कि कल तक जो है कांग्रेस भिक्षावृत्ति या अन्य विनय की राजनीति पर विश्वास करती थी। आज वो यानी कि बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव, यानी उनके लेखों के कारण, उनके जो कांग्रेस के नेता थे, तो अपनी बात अंग्रेजों के सामने खुले रूप में रखने में सक्षम हो गए। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि भारतीय असंतोष के वास्तविक जनक थे। वैलेंटाइन शिरोल आगे देखेंगे, उन्होंने ये कहा है। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 1879 में तिलक ने कानून में स्नातक की डिग्री ली। आगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूना में 1900 ईस्वी में पूना न्यू स्कूल खुला। अब थोड़ा सा हम इनकी शिक्षा के विचार के बारे में देख लेते हैं। तिलक का मानना था कि अंग्रेज हमें उतनी ही शिक्षा दे रहे हैं जितने से वे लंबे समय तक हम पर शासन कर सकें, वे लंबे समय तक हम पर शासन कर सकें। इसीलिए तिलक ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो, अगर अच्छी शिक्षा होगी तो हमारे देश के नागरिक अच्छे तैयार होंगे। तो आप देखिए कि अंग्रेज जितनी हमें शिक्षा दे रहे थे उससे संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ते तिलक, और वो कहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि हम खुद निर्णय ले सकें। अच्छे नागरिक तैयार होंगे तो हम निर्णय लेने में, अपने देश का शासन चलाने में समर्थ होंगे। इसके साथ वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से भी जुड़े थे। और आप देखिए कि इन्होंने जो मांग की, कहा कि भारतीयों को तकनीकी शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, और इस पर विशेषकर जोर दिया। और आगरकर और विष्णु शास्त्री इनके इस कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इनको देखते हैं कि तिलक एक राष्ट्र के रूप में भारत को कैसे देखते थे। इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप सोचते हैं कि क्या लिखना है, तो उनका विचार है जो प्रश्न के रूप में सामने आ जाता है। तो तिलक के मन में ये, आप देखिए सिविल सर्विसेज में कभी इस तरह से पूछा जाता है कि हाँ, वर्तमान में अगर गांधी विचार की प्रासंगिकता कहाँ तक है, तो वर्तमान में ऐसे भी पूछा जा सकता है तिलक के विचार की प्रासंगिकता कहाँ तक है। तो इस तरह से प्रश्न जब पूछता है तो आपको लिखने में परेशानी होती है। ये हालांकि ये नए नहीं होते, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी या उन्हीं से जुड़ी हुई लेख से ये प्रश्न बनते हैं, उन्हीं के विचारों से। तो भारत को तिलक भारत के बारे में क्या सोचें, हिंदुस्तान के बारे में, हालांकि उस समय हम गुलाम थे, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। इसका प्रमाण, वो कहते हैं, इसका प्रमाण तभी मिलेगा
तभी मिल सकता है। जैसे कोई भी देश यहाँ के मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत में किसी क्षेत्र पर संकट आए, किसी क्षेत्र पर संकट आए तो शेष क्षेत्र के लोग ये समझें कि वो संकट हमारे ऊपर आया है और हमारे ऊपर आया है और उसको दूर करने में हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अंग्रेजी शासन जब भारत में चल रहा था तो अकाल लगातार पड़ रहे थे। अकाल, सूखा, महामारी, सारी चीज़ें लगातार हो रही थी। लेकिन अकाल के समय भी अंग्रेज आप देखेंगे कि बिल्कुल लगान में कटौती नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगान की दर वसूल करने में कोई मुरव्वत नहीं कर रहे हैं और बढ़ा भी दे रहे हैं। एक इतिहासकार का मानना है कि हर 2 मिनट में उस समय 3 भारतीय भूख से मरते थे। 3 भारतीय भूख से मरते थे। आप देखिए इतनी दयनीय स्थिति में हम लोग उस समय थे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में आप अगर कोई बात लिख रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल अगर दे के लिखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, उसकी पुष्टि भी हो जाती है। आप देखिए कि पंजाब में भगत सिंह के पिता थे किशन सिंह। किशन सिंह और अजीत सिंह, वो ये भी पंजाब से जुड़े हुए थे। किशन सिंह और अजीत सिंह, इनको पता चला कि विदर्भ में एक अकाल पड़ा है बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने पंजाब से वो गए विदर्भ और अकाल पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। आप देखिए ये तिलक का ही विचार है कि भारत तभी एक राष्ट्र है जब एक राष्ट्र दूसरे एक क्षेत्र पर आपत्ति आए तो दूसरे क्षेत्र को लोगों को उसे अपनी आपत्ति मानना चाहिए और उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो उनका विचार उनके जीवन काल में ही आप देखिए दिखना शुरू हो जाता है। तो विदर्भ के अकाल के समय किशन सिंह और अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो अनाथ बच्चे हो गए थे अकाल में, और आप देखिए वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में जो भी बच्चे जो हैं एक तरह से कह लीजिए माँ बाप का साया उनसे उठ जा रहा है, तो सरकार उनके लिए पहल कर रही है। यहाँ से आप जोड़ कर अगर लिख देंगे तो ये बहुत अच्छा उत्तर माना जाएगा। आप देखिए किशन तिलक का ही विचार था। अब उसमें हम अब स्वतंत्र हैं तो अब सरकार उन बच्चों को लेकर तमाम स्कीमें चला रही हैं। तो कोरोना जैसा संकट पहले भी था लेकिन उसका स्वरूप दूसरा था। वो कभी प्लेग के रूप में था, कभी सूखा के रूप में था। तो ये किशन सिंह और अजीत सिंह ने जो अनाथ बच्चे थे उनको अपने साथ जोड़ लिया और जोड़ने के साथ वो गए उनको लेकर पंजाब और फिरोजपुर में। आप देखिए इन्हीं के प्रयासों से पहला अनाथालय खोला गया। पहला अनाथालय, ये तिलक का प्रभाव था कि आप देखिए उन्होंने लेखनी के माध्यम से भारतीय लोगों में प्राण फूका और जान डाली। तो इसी का परिणाम था कि किसको फिक्र होती पंजाब से चलकर विदर्भ जाए और अकाल पीड़ितों की सहायता करे। और ऐसे समय में जब अकाल पड़ते थे तो वहाँ महामारी फैलने की संभावना बहुत अधिक होती थी। तो ऐसे समय जान, और आप देख लीजिए कोरोना के संकट में लोग एक दूसरे की लाश उठाने को तैयार नहीं हैं, अपने परिवार के लाश को लेने से इनकार कर दे रहे हैं। तो ऐसे समय में सोचिए कि जब अकाल पड़ते थे उसी में प्लेग चल जाए तो लोग ऐसे लोग जो महान बने आज, तो उसी समय वो सेवा की तो आज उनकी महानता की गाथा गाई जाती है। तो पहला अनाथालय खोला। इसी प्रकार जब गुजरात में अकाल पड़ा तो गुजरात के अकाल के समय भी सेवा की गई। आप देखिए कि जिस समय तिलक अगर ऐसे बने तो उनके पीछे कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि जिम्मेदार थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि 1856 में वो पैदा हो रहे हैं और 1857 में भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं 1857 की क्रांति, किसी ने गदर लिखा, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम लिखा, किसी ने विद्रोह कहा, तो किसी ने सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध लड़ाई कही। तो 1856 में पैदा हो रहे हैं, 1857 में इन्हें
गदर देखना पड़ा, हालांकि तब तो वो छोटे ही थे, लेकिन गदर से जुड़े हुए नेता के बारे में इनके दादा, तिलक जी के जो दादा थे, उन्होंने इनको पूरे जो वीर नेता उसमें लड़े थे उनके बारे में कहानी सुनाया करते थे, तो जिनसे इनमें जो है एक प्रेरणा जगी देश को लेकर। आगे चलते हैं। उग्रवादी दल में तिलक सर्वश्रेष्ठ नेता थे। निस्वार्थ देश सेवा भावना के कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। आप देखिए कि उग्रवादी दल में आप देखिए 3 नाम आपको शॉर्ट में मिलेगा, लाल, बाल, पाल। ये आप इससे परिचित होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन उग्रवादी दलों में इनका प्रभाव, तिलक का प्रभाव बहुत अधिक था, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य आगे आपने देखा। अब इनकी पत्रकारिता देख लेते हैं। तिलक ने अपने मित्र चिपळूणकर और आगरकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में मराठा, द मराठा और केसरी। अब मराठा किस भाषा में? दोनों साप्ताहिक थे। मराठा इंग्लिश में, इंग्लिश का अखबार था, और केसरी जो था मराठी का अखबार था, ये याद रखिएगा। साप्ताहिक थे, ये भी याद रखिएगा। और इनके विषय वस्तु जो छपते थे इनमें, इसमें भारतीयों की परेशानी वो छापते थे, भारतीयों का संघर्ष अंग्रेजों से करते थे और परेशानी छापते थे। आप देखिए तिलक की पत्रकारिता और वर्तमान पत्रकारिता, मांगे अलग हैं। बहुत सी समस्याएं आज भी उसी रूप में बनी हुई है जो ब्रिटिश काल में थी। बेरोजगारी, अशिक्षा, ये ब्रिटिश काल की समस्या आज भी चलती चली आ रही है। अगर बेरोजगारी पर, अशिक्षा पर की शिक्षित करने पर बल दे रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, तो आज भी सरकार उनके, आज हम स्वतंत्र हैं और उनके बताए हुए शिक्षा व्यवस्था पर या उनकी जो डिमांड थी तिलक की, आज भी सरकार उसकी पूर्ति में लगी हुई है। आज कितने वर्ष हो गए? लगभग 100 वर्ष हो गए तिलक का देहांत हुए, लेकिन आज भी उनके विचार आप देखिए कि शिक्षा, अशिक्षा और शिक्षा, वो शिक्षा पर बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा भारतीय नागरिक तैयार करती है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह से जोड़कर लिखना है। शिक्षा का पॉइंट आप ले लीजिए। समाज में सुधार के लिए, जैसे उन्होंने कहा नशाबंदी बंद होना चाहिए, नशा जो तमाम प्रकार का बिक रहा है या चल रहा है, नशा पर सरकार पर उन्होंने, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी इसमें गर्क हो रही है। आप देखिए उड़ता पंजाब मूवी आई, तो ये नशे का जो चलन आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। तो नशा का मतलब केवल एक नशा, आप उसको मत जोड़िएगा, शराब, गांजा, अफीम, इससे ही मत जोड़िएगा। नशा का मतलब कोई भी चीज़ की आपको आदत बन जाए। आप जैसे बहुत अधिक मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत अधिक मोबाइल को टाइम देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का नशा है जो आपके भविष्य को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। आपके भविष्य को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे ही जोड़कर आप भविष्य, फ्यूचर के प्रश्न को हल कीजिए और लिखिए। अच्छा, आपका ये आंसर जो है बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं बताया कि मराठा और केसरी, आज जब ये इन्होंने लिखना शुरू किया, और तिलक पर भी तमाम किताबें आज उपलब्ध हैं, तो इसी कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 3 बार इन्हें जेल हुई। पहली बार आप देखिए तब ये जेल गए कि कोल्हापुर के एक अधिकारी ने इन पर मानहानि का मुकदमा किया, ये पेपर में छापे थे, और मुकदमा किया और 4 माह का दंड हुआ इनको। कोर्ट ने 4 माह की सज़ा दी पहली बार जब ये जेल गए थे, मतलब पहली बार जब इन्हें जेल भेजा गया तो 4 माह की सज़ा हुई थी। और दूसरी बार इनको जेल कब हुई? रैंड की हत्याकांड जब हुई थी। रैंड की हत्याकांड, रैंड क्या थे? ब्लैक कमिश्नर थे पूना के। तो उन्होंने इसमें तिलक को घसीटा गया। इस हत्याकांड में ये माना गया
कि तिलक ने जो मराठा और केसरी में लिखा उसी से प्रेरित होकर युवा ऐसा या चापेकर बंधुओं ने ऐसा काम किया। इन्हें दूसरी बार जब ये जेल गए तो 18 माह का कारावास हुआ और 1898 में ये रिहा हुए। लौटते समय इन्होंने ये 4 जुलाई ये 1898 में छूटे, 4 जुलाई 1899 में फिर लिख दिया इन्होंने केसरी नामक पत्र में पुनश्चय हरिओम शीर्षक से इन्होंने लिखा, और जिस पर काफ़ी अंग्रेज़ों को आपत्ति भी हुई। तो इनकी लेखनी में वो ताकत थी। कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का पत्रकारिता या ये जो है मीडिया। तो वर्तमान में अगर उसी रूप में करें, वो कहते हैं कि भारत का आईना है। पत्रकार क्या होता है? भारत का आईना। जैसे तमाम समाचार पत्र और मीडिया है वो भारत का आईना है। जो सच्चाई है अगर वो दिखाएं पूरी तरह से, तो भारत में काफ़ी बदलाव आ सकता है। लेकिन वो पत्रकारिता अब नहीं रही। कुछ ही पत्रकार जिंदा है जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो समस्या सरकार की उस समय, चलिए ठीक है कि अंग्रेज ये सप्ताह में निकलता था। आज तो घटना घट रही है, घटना पर पत्रकार तुरंत पहुंच जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। इससे काफ़ी पारदर्शिता आई है चीज़ों में। तकनीकी का प्रयोग जब समाज में हुआ तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमारे सामने आए। आगे बात करते हैं। तो समाज सुधारक के रूप में देख लिया, पत्रकारिता के रूप में देख लिया। अब देखिए, जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव यानी शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया महाराष्ट्र में इन्होंने। ये पहले भी होते थे, याद रखिएगा। ये उन्होंने इसके माध्यम से, चूँकि बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता को लेकर अंग्रेजों की नज़र में थे। अब ये इकट्ठा करते व्यक्तियों को, तो लोग अंग्रेज इनके ऊपर कार्रवाई कर देते। तो इन्होंने जो परंपरा थी उसमें गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इसमें आप देखिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव एक आपको दिखाई पड़ेगा। उसके माध्यम से वो लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके जागरूकता देश की बदहाली के प्रति। और ये शिवाजी उत्सव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? व्यवस्था, शिवाजी की व्यवस्था कितनी बेहतर थी। तो शिवाजी महोत्सव के माध्यम से व्यवस्था को, यानी इंग्लैंड का जो शासन भारत में चल रहा था उसमें कैसे सुधार हो, लोगों में जागरूकता कैसे आए, तो वे उस व्यवस्था को आदर्श बनाकर उन्होंने, एक व्यवस्था का प्रतीक था तो दूसरा आस्था गणपति उत्सव ये पहले भी होता था। तो एक व्यवस्था यानी शिवाजी की व्यवस्था, दूसरी आस्था का प्रचायक था। और आस्था के नाम पर आज भी हम लोग बहुत आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं। तो लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उसमें लोगों में जागरूकता फैलाई, और इसके पीछे भी उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के लोग खुशहाल रहें, हम अपनी व्यवस्था स्वयं कायम करके चलाएं। उन्होंने अखाड़े, लाठी, गोहत्या के विरोध में सभाओं की स्थापना की। 1889 में तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश किया। जब ये कांग्रेस में प्रवेश किए तो उन्होंने विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के सहयोग से राष्ट्रवादी दल का गठन किया। अभी इनके कांग्रेस के संबंध हम देखेंगे। तो 1897 ईस्वी में तिलक को अंग्रेज सरकार ने अनुचित रूप से गिरफ्तार करके, मैं बताया कि 18 माह की सज़ा दी गई। और अब कांग्रेस की बात की जाए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य
ये था कि भारतीयों को अंग्रेज इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में कुछ लोगों ने माना कि अंग्रेज़ों का ये सेफ्टी वाल्व है जो भारतीयों में असंतोष पैदा हो रहा है 1857 जैसा फिर ना हो जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1885 में बना दिया कि यहाँ लोग इकट्ठा होकर अपनी समस्या रखेंगे, कम से कम विद्रोह का तो रूप नहीं धारण करेगा। और भी कई कारण थे। तो 1885 में कांग्रेस बनी और उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कांग्रेस में उस समय कि वो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास कर सके। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर सके। लेकिन आप देखिए कि तिलक तभी वहीं पर कहते हैं कि आप देख स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और तिलक के जो कार्यक्रम थे, 4 कार्यक्रम, इसको गांधी जी ने भी आगे अपनाया। और आप देखिए उनका पहला कार्यक्रम है स्वदेशी, दूसरा है स्वराज्य, तीसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा। आप देखिए गांधीवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के केंद्र में आपको यही दिखाई पड़ेंगे। ये मूलतः गांधी के विचार नहीं, ये मूलतः तिलक के विचार थे। और तिलक के विचार आने वाली भारतीय राजनीति में 48 वर्षों तक आप देखिएगा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। यही उनके विचार जो थे आगे चलते रहे। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग वो इतनी ताकत नहीं थी कि रख सकें, वो पूर्ण स्वराज्य का बिल पास कर सकें। लेकिन तिलक का जब प्रभाव कांग्रेस के लोगों पर पड़ा और ये कहा जाए तो उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया। तिलक चूंकि उग्रवादी दल से थे तो कांग्रेस का शुरू में उदारवादियों का प्रभाव था कांग्रेस पर। तो तिलक कहते थे कि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं। मतलब कांग्रेस के साल भर में एक अधिवेशन होगा और दिसंबर माह के चौथे सप्ताह में, तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं बल्कि हमें लेना होगा उसके लिए। 1800 में बताया 89 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 1890 मिलता है कि कांग्रेस में इन्होंने प्रवेश किया और अपने पूरा जीवन काल जो ये रहा देश की सेवा में इन्होंने समर्पित कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन काल में वो पूरे म्यूनिसिपल काउंसिल, बॉम्बे लेजिस्लेचर के सदस्य और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के निर्वाचित फेलो भी रहे। कांग्रेस में इतनी लोकप्रियता थी इनकी तिलक की कि 1916 के अधिवेशन जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में, यानी इसका अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। तो कांग्रेस के लोग ने जब अंबिकाचरण मजूमदार गए लखनऊ चारबाग स्टेशन पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग आए थे। इनको गाड़ी से ले जाया गया अधिवेशन स्थल तक। और दूसरे दिन जब तिलक वहाँ पहुँचे चारबाग रेलवे स्टेशन पर तो स्टेशन पूरा खचाखच भरा हुआ था और लोगों ने मांग की भाई जिस पे अंबिकाचरण मजूमदार गए हैं गाड़ी पर उसी पर तिलक को भी ले जाया जाए। तो कांग्रेस के लोग तिलक को बहुत ज़्यादा, उस समय बता रहा हूँ ना कि उदारवादी प्रभाव ज़्यादा था, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं तिलक उस गाड़ी पर नहीं जाएंगे।
तो जो घोड़ा या जो भी लगा था उनकी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी मंगाई गई, उसको लोगों ने खींच कर, युवाओं ने आप क्या कहते हैं, ले गया वहाँ तक, पूरा जहाँ पर अधिवेशन स्थल था। यानी तिलक को लोग बड़ी रस्सी बांधकर गाड़ी में लोगों ने, युवाओं ने खींचकर उनका सम्मान प्रकट किया। इतनी लोकप्रियता थी। अंबिका चरण मजूमदार में देख लीजिए और तिलक में देख लीजिए। कांग्रेस को इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया एक ऐसी स्थिति में कि वो अपनी बात खुले रूप से कह सके। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि बंगाल में इन्हें आमंत्रित किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बंगाल ये गए और इन्हीं की व्यवस्था में, इन्हीं की उपस्थिति में आप देखिए कि वहाँ भी गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया। अब देखिए कि कांग्रेस से जब ये जुड़े, और इसी को पूरा कर लेते हैं पहले, तो गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव का इनकी उपस्थिति में आयोजन हुआ, और इसके जो इसमें शामिल हुए बंगाल में, उन्हें 11 शपथ दिलाई जाती थी। तो इस शपथ को एकादश शपथ के नाम से जाना जाता था। एकादश शपथ ये वास्तव में सामूहिकता की भावना, दूसरा विचार देखिए उसमें, सामूहिकता की भावना पर लोगों को खड़ा करना था, आपसी मतभेद दूर कर सामूहिक गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से इससे सामूहिक रूप से वो जुड़ें, आपसी इख्तिलाफ जो है, आपसी मतभेद वो दूर करें। और अब देखिए इसमें गरीब अमीर हर व्यक्ति आता था गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव से। अब मैं बताया कि 1897 में 22 जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने मार दिया था जब ये गए थे जेल। और तीसरी बार इनको कारा प्लेग ऑफिसर रैंड थे उस समय, रैंड की हत्या की। इसके साथ साथ एक अंग्रेज अधिकारी भी मारा गया था उनके हाथों से, और तिलक पर मुकदमा चला और वो जेल गए। तो ये पूरी घटना हो गई। अब इनके स्वदेशी के विचार को देखते हैं। किसके? बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी विचार को। इन्होंने इसको एक एग्जाम्पल, बंगाल विभाजन का खुला विरोध किया। और यहाँ पे एक बात और जोड़ लीजिएगा, चापेकर बंधुओं की जो सज़ा अंग्रेजों ने निर्धारित की थी, तिलक ने उसका खुले तौर पर विरोध किया, इसीलिए तिलक को इस मामले में घसीटा गया था। 1905 ईस्वी में स्वदेशी बंगाल विभाजन जब होता है तो स्वदेशी आप देखेंगे मूवमेंट बड़ा जोर पकड़ लेता है। उन दिनों 1905 ईस्वी में स्वदेशी बंगाल विभाजन हो चुका है, तो परीक्षा में जो कॉपियां छात्रों को दी जाती थी, स्वदेशी आंदोलन में तमाम देखेंगे आप, देसी उद्योगों को बढ़ावा दिएगा तमाम तरह के। बाद में 1907-08 में आप देखेंगे कंपनियां भारतीय स्थापित हो रही हैं। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विद्यार्थियों को जो परीक्षा होती थी उसमें जो कॉपी मिलती थी, इस कॉपी पर लिखने से इनकार कर दिया विद्यार्थियों ने। कहा कि ये कॉपी विदेशी है, हम इस पर नहीं लिखेंगे, और कॉपी फाड़ दी। और जब कॉपी फाड़ दी तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो है सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। उन्होंने छात्रों को पीटने के लिए जो है पुलिस बुला ली। छात्रों ने देखा जो पुलिस की लाठी है वो भी विदेशी है, तो इन्होंने कहा छात्रों ने कि हम विदेशी लाठी से नहीं बल्कि देसी लाठी से पिटना चाहते हैं। यहाँ तक स्वदेशी को पहुँचा दिया तिलक ने कि छात्र भी कह रहे हैं कि हम अपनी लाठी से पिटना चाहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही रोचक एग्जाम्पल है, इसको अवसर लगेगा कभी लिखने का तो लिखिएगा। 1906 में वारिसाल के वैश्याओं के कोठे पर एक जमींदार, धनाढ़ जमींदार गया
और जमींदार ने विदेशी शराब की बोतल खोल ली। इसका वेश्याओं ने विरोध किया कि भाई आप विदेशी नहीं, देसी शराब, देश में निर्मित शराब पीजिए। वो नहीं मान रहा था, तो उसको घसीट कर वेश्याओं ने अश्वनी कुमार दत्त के पास ले गई। ये चूंकि स्वदेशी आंदोलन के उस समय नेता थे वहाँ, और उनसे ये शिकायत की ये विदेशी शराब पी रहा है। जब हम देसी के लिए मतलब वेश्याओं तक को प्रभावित कर लिया था अपने विचारों से कि हाँ देसी ढंग का ही जो है शराब और उनके कोठे पर भी बिकेगी, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बताया कि इन्होंने 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ 1911 में रद्द हुआ, तो इनका प्रभाव, जिसको कहा गया डिवीज़न ऑफ बंगाल एक्ट, वापस जो हुआ तो उसमें भी तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी बंगाल विभाजन जब रद्द किया गया 1911 में, उसमें तिलक की महती भूमिका रही। 1905 में मैं बता रहा था आपको कि बंगाल विभाजन का जमकर इन्होंने विरोध किया, और साथ ही कांग्रेस बन तो गई थी लेकिन कांग्रेस का कोई अपना तराना नहीं था। तो उस समय यूनियन जैक फहराया जाता था। यूनियन जैक, तो ये जो फहराया जाता था यूनियन जैक मतलब ब्रिटेन का झंडा, कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ ख़त्म हुआ तो ये फहराया जाता था। तिलक ने इसका विरोध किया कि कांग्रेस देसी पार्टी है तो इसमें क्यों विदेशी झंडा फहराया जा रहा है। दूसरी बात, जो ब्रिटेन का नेशनल एंथम था उसको भी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था। तिलक ने इसका सक्रिय विरोध किया, मतलब खुलकर विरोध किया। और 1900 इसी का परिणाम है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए तिलक, और वहीं पर स्वराज की मांग कर डाली। और इस मांग का आप देखिए विपिन चंद्र पाल ने और लाला लाजपत राय ने समर्थन भी कर दिया। मैं बताया था, शुरू में हिंट दिया था कि कांग्रेस की अनुनय विनय, कांग्रेस को अनुनय विनय की राजनीति से निकालकर इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया तिलक के विचारों ने, तिलक के प्रयासों ने, कि वो अब अपनी बात कांग्रेस के मंच से खुले तौर पर रख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी बार उनको जेल कब हुई। 30 अप्रैल 1908 में तिलक को तीसरी बार जेल हुई और ये 6 वर्ष की कैद हुई थी। ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर में ये बम विस्फोट किया। और जब ये बम विस्फोट किया तो केसरी नामक पत्र, अपने पत्र में केसरी में मई व जून के 4 अंकों में इन्होंने 4 अंकों में संपादकी लिखा और इसी संपादकी के कारण उन्हें क्या हो रही है, जेल हो रही है। अंग्रेज़ों को नहीं लगा, उसमें समर्थन किया था इनका, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का। और इनको जब ये 6 वर्ष कैद किया गया तो इन्हें भेजा गया बर्मा के मांडले जेल में। अब वही बात हो गई, आप एक धर्म प्रचारक को, एक धार्मिक व्यक्ति को, एक एग्जाम्पल है यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने वाली बात, धार्मिक व्यक्ति को आप भेज दिए, जो मौलवी है या पुरोहित है उसको जेल भेज दीजिए, तो वो जेल में बैठ कर भी वही काम करेगा। मौलवी है तो नमाज़ पढ़ाएगा, अब पुरोहित है पूजा पाठ करवाएगा, तो उसका लक्ष्य तो आप नहीं डगमगवा सक रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है तो वो तो उससे हटा नहीं पा रहे हैं आप।
वो अगर उसको कैद कर रहे हैं तो धार्मिक आज़ादी के तौर पर वो जा रहा है, वहाँ भी वही काम करेगा। तो वैसे ही तिलक जब मांडले जेल में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी लिखना शुरू कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। और आप मुझे एक आंसर बताइएगा कि अहमदनगर किले में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बंद थे मौलाना आज़ाद के साथ, तो उसमें उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो तिलक की बात करते हैं। गीता रहस्य जैसी ग्रंथों को ये उसी जेल में लिख डाला। इसके साथ कई और भी ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। तो 1914 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया गया। आप देखिए पूरे जीवन ये कांग्रेस के बहुत ही, कांग्रेस में इनका प्रभाव, लखनऊ वाली बात आपने देखा कि कितना स्वागत हुआ, लेकिन कांग्रेस के पूरे जीवन काल अध्यक्ष नहीं हो पाए ये। आपसे प्रश्न अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, तिलक का नाम दिया है, तो आप बिल्कुल, प्रभाव तो था लेकिन अध्यक्ष नहीं हुए। लेकिन इनकी लोकप्रियता कम नहीं थी। 1916 की बात करें, इन्होंने होम रूल लीग, आप देखिए इनके साथ आप जुड़ेंगे, एनी बेसेंट निस्वार्थ भाव से ये महिला जो है भारतीयों की सेवा में अपना पूरा एक लंबा समय दिया। इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो होम रूल की लीग की स्थापना की दोनों ने, ये एनी बेसेंट और तिलक ने, जिसका उद्देश्य था होम रूल लीग का स्वराज्य प्राप्त करना। और स्वराज्य को इतना लोकप्रिय, आपने देखा स्वदेशी को इतना लोकप्रिय बना दिया था कि कोठे वाला आपने देखा, वैश्याओं ने किस प्रकार से धनाढ्य जमींदार को घसीटा था, उसी प्रकार से इन्होंने स्वराज्य को इतना लोकप्रिय बना दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी से प्रभावित होकर स्वराज्य की भावना तमाम दौड़ गई। 1900 आप देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं। स्वराज भवन आज भी इलाहाबाद में आनंद भवन के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा। 1918 में ये अखिल भारतीय होम रूल के अध्यक्ष के रूप में कौन? तिलक इंग्लैंड भी गए। अब थोड़ा सा तिलक के बारे में और देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ही डिस्कस किया है और बहुत सी चीज़ें छोड़ दिया हूं मैं। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। ये पीसीएस में प्री में सवाल पूछा गया था कि किसने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, लेकिन देखने के लिए वो जीवित नहीं रहा, उसके परिणाम देखने के लिए जीवित नहीं रहा, इसी तरह का था। तो तिलक उसमें उत्तर सही था। तो 1 अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हुई। तिलक की अर्थी निकली तो उनकी शव यात्रा में जो शामिल हुए उस स्वराज यात्रा के नाम से जानी गई। लाखों व्यक्ति स्वराज यात्रा के नाम से तिलक की अर्थी जब जा रहे, शव यात्रा जा रहे थे, उसकी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है किसकी शव यात्रा को स्वराज शव यात्रा के नाम से जाना जाता है, तो आप तिलक ही उत्तर वहाँ दीजिएगा। तो सभी लाखों व्यक्ति शामिल थे इसमें, सभी ने श्रद्धांजलि दी। थोड़ा फैक्ट है। तो श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने क्या कहा?
आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारतीय क्रांति का जनक। ये सब प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी वगैरह में और सिविल सर्विस में बहुत आता है। भारतीय क्रांति का जनक, भारतीय क्रांति का जनक कौन है और किसको कहा जवाहरलाल नेहरू ने? और तिलक को कहा है। लाला जी ने क्या कहा? लाला लाजपत राय, जो उनके सहयोगी भी थे। भारत में दहाड़ने वाला शेर, दहाड़ने वाला शेर, ये किसको कहा? तिलक को। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा है? मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा है? कहा उन्होंने देश के लिए असीम आपत्तियां उठाई, क्योंकि भारत का प्रेम ही उनके हृदय की प्रधान भावना थी। तो ये याद रखिएगा। और मैं बताया था कि जो जेल हुई थी तो उसमें दूसरा ग्रंथ जो लिखा था गीता रहस्य, एक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, दूसरा ग्रंथ था। इसमें और देख लेते हैं, कुछ छुटा तो नहीं है। वे खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे और ये 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन तिलक ने एनी बेसेंट के सहयोग से उदारवादी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग को एक करने में बहुत बड़ी बात थी। एक इस दिशा में भाग रहा था, दूसरा इस दिशा, तीसरा इस दिशा, इन तीनों को एक सेंटर पॉइंट पे लाकर खड़ा कर दिया एनी बेसेंट और तिलक ने। बहुत बड़ी सफलता थी उनकी। वे खिलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन पे मेरा वीडियो है, उसको देखिएगा। सॉरी। तिलक और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के अभिप्राय का अंतर दोनों के उस कार्य से स्पष्ट होगा 1918 ईस्वी के बाद के नेताओं ने किया। आप देखिए कि तिलक का जो योगदान था, जो विचार थे, चार आपको मैं बताया, स्वदेशी और स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार, बहिष्कार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य की, ये आगे आने वाले राजनीति में गांधी आंदोलन के भी प्रेरणा बने। तिलक की मृत्यु हो गई और वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता माना है। ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल, ये तो याद रखिएगा। मेरे ख्याल से सब कवर हो गया उनसे जुड़ा हुआ। ये भी देख लीजिएगा, ये छूटा है। उन्होंने अखाड़े और लाठी गो हत्या के विरोध में सभाओं का आयोजन किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये छूट रहा है, होम रूल लीग की होम रूल अर्थात स्वराज्य का अर्थ उस अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना नहीं है, यानी अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना तो नहीं, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना था। तो इस प्रकार हमने तिलक से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न जहाँ से बन सकते थे संभावित, उसको कवर किया। धन्यवाद।